जय हिंद। आइए अब हम लोग पार्लियामेंट के दोनों सदनों के कंपोजिशंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर और इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही पार्लियामेंट के बारे में बताया था कि उसके जितने भी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मेंबर्स, पावर, प्रिविलेज, ठीक है, सब के बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ टू हाउस, द्विसदनात्मक प्रणाली है भारत में, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसके क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जो हम अपर हाउस की बात करते हैं, राज्यसभा, ठीक है। देखो इसके नाम से ही आपको पता चलेगा राज्यसभा, राज्य मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश, उसकी सभा। क्योंकि देखो केंद्र में सरकार नियम बनाती है, एक तो जो होते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड होके आते हैं, ठीक है, वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, और यह जो राज्यसभा है वह उस राज्य के प्रतिनिधि हुए, वो भी मतलब जनता के द्वारा ही मतलब इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, लेकिन वह पूरे के पूरे अपने राज्य के जो है पूरी के पूरी राज्य का रिप्रेजेंटेशन एक प्रकार से वो करते हैं। तो ये राज्यसभा हुआ कि मतलब इनके पास ये अधिकार भी होता है कि यह राज्यों से संबंधित नियमों पर कानून भी बना सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, तो इसलिए भी इसे राज्यसभा कहा गया है। आगे इनके जो स्ट्रेंथ था ना, उस वक्त फिक्स कर दिया गया था 250 मेंबर्स, लेकिन प्रेजेंट में यहाँ 245 मेंबर्स ही हैं, 245 इसके सदस्य हैं वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ। ये फिक्स कर दिया गया था 250 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर अधिक मेंबर इसमें मतलब कोई भी सदन में अगर ले आए तो फिर एक कह सकते हैं ना कि अच्छा बहस नहीं हो पाता है, सबको एप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से वो फिर भीड़ वाली स्थिति हो जाएगी। तो राज्यसभा को हाउस ऑफ द एल्डर्स भी कहा गया है। वो मैच्योर लीडर होते हैं, परिपक्व लीडर होते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे यह आशा की जाती है कि वो जो भी पॉइंट रखेंगे उसका एक महत्व होगा, वही है, ठीक है। फिक्स स्ट्रेंथ 245 रखा गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, मैंने पहले बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट मतलब स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हैं या, और इलेक्टेड बाय इलेक्टेड एमएलए इन स्टेट। देखो जितने भी राज्य होते हैं वहाँ भी एक विधायक जो है ऑर्गन होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जो कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर नियम कानून को फॉर्मुलेट करती है। इज दैट क्लियर? तो जो भी वहाँ के एमएलए होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, संसद होते हैं, उसी प्रकार वहाँ विधायक होते हैं। उन विधायकों के वोट के द्वारा मेंबर ऑफ द राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट जो होते हैं उसके राज्यसभा के सदन, ऊपरी सदन का सदस्य चुने जाते हैं। मतलब राज्यसभा में अगर किसी का चयन होगा तो वह राज्य की जो है कह सकते हैं कि जो असेंबली है उसके विधायक के द्वारा, उसके मेंबर के द्वारा उन्हें सदन में भेजा जाता है। आगे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, कब, जब प्रेसिडेंट का जो है चुनाव के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे तब। आगे है जैसे इसमें जो है ना राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हर एक राज्य का ना डिफरेंट पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या अलग अलग होती है। तो जनसंख्या के देखो भारत में हर चीज़ जो है सेंसस के आधार पर ही किया गया है। और यूएसए में क्या है, यूएसए में जो है वह कह सकते हैं कि सारे स्टेट्स को फिक्स कर दिया गया है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, 2-2 मेंबर्स। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर्स सदन में चुने जाते हैं। जैसे देखो यूपी कितना पॉपुलेटेड है, ठीक है, अपने आप में एक ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके 31 राज्यसभा मेंबर हैं। और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है, कम जनसंख्या है उसकी, तो उसे एक जो है राज्यसभा मेंबर बनकर आते हैं, ठीक है। तो यूएसए में क्या है कि ऑल स्टेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो सीनेट होती है, जो उसका अपर हाउस होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2-2 जो है कह सकते हैं कि सीट इसलिए दिया गया क्योंकि वो लोग जो है ना डिफरेंट स्टेट जो है एक एग्रीमेंट के तहत उस यूनियन का फॉर्म किया, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका का। भारत में वैसा नहीं है। भारत ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का जो है निर्माण किया। इज दैट क्लियर? तो ये चीज जो है वहां सभी राज्यों को बराबर मान देने के लिए दो सबको रिप्रेजेंटेटिव दे दिया गया। लेकिन भारत में क्या प्रावधान है कि जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व उस हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, आगे है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूटी, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई, राज्यों को तो आप रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हो हाउस ऑफ द एल्डर्स में, मतलब अपर हाउस में, राज्यसभा में। तो क्या केंद्र शासित प्रदेशों में जनता नहीं रहती क्या? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों की भी आवाजें सदन तक पहुंचे, इसलिए जो है इलेक्टेड कॉलेज, एक कह सकते हैं कि इलेक्टेड मेथड बनाया गया। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है इनका जो है कह सकते हैं कि चुनाव होता है और सदन में भेजे जाते हैं। एक्सेप्ट जो है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से ही जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी में इसलिए नहीं होता है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और मतलब यहाँ असेंबली है, तो यहाँ राज्य वाला तरीका ही अपनाया जाएगा राज्यसभा के मेंबर को भेजने के लिए। इज दैट क्लियर? पुडुचेरी में भी सदन है। ठीक है, उसके भी मुख्यमंत्री होते हैं। आगे है नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लगभग 12 मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं, जैसे देखो राज्यसभा जो है ना राज्यों का तो प्रतिनिधित्व करती है, साथ साथ जो लोकसभा से लोग चुनकर आते हैं और वहां जो डिबेट डिस्कशन होता है, वहां से जो बिल पारित होता है, वो तो जनता के वॉइस को रीच कर रहे हैं और उन्हें जनता को जवाब देना होता है। तो मतलब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है उसका डिबेट लोकसभा का, क्योंकि उसे जो है पॉलिटिक्स में फिर जाना होता है, जनता के बीच में जवाब देना होता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो डायरेक्टली जो है उनका चुनाव नहीं होता। तो मोर और लेस कह सकते हैं कि वहाँ जो है जो बहस होता है वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही गहन चर्चा उसमें होता है। उसमें चीज़ों को अच्छी तरीके से देखा जाता है और अच्छी तरीके से जांचा परखा जाता है। तो कहने का मतलब है द्विसदनात्मक रखने की प्रणाली जब आई बात की, हम एक ही सदन रखते हैं जिससे काम बहुत सुचारू रूप से होगा, जल्दी जल्दी निर्णय लिए जाएंगे, जल्दी जल्दी बिल पारित होगा। राज्यसभा अगर आएगा तो उसमें लेट लतीफ़ लगेगा, कोई भी कानून बनाने में बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाएगा, मतलब लेट हो जाएगा, इफ़िशियंसी घट जाएगी। तब लोगों ने चर्चा किया कि नहीं, अगर राज्यसभा रहती है तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे, परिपक्व लीडर होते हैं, हाउस ऑफ द एल्डर कहा गया है, एल्डर मतलब बड़े बुजुर्ग। ठीक है, तो वो लोग जो है कोई भी बिल जो कि लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है, क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ द कह सकते हैं गवर्नमेंट होती है, उसकी सरकार होती है जो मेजोरिटी में होता है, तो हो सकता है कल वो अपने मनमाने से कोई भी बिल को किसी भी रूप में पारित कर ले। तो राज्यसभा में आके फिर से एक बार उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है और राज्यसभा के जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े और शिष्ट जन होते हैं, उसे अपने नज़रिए से देखते हैं। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर का प्रावधान जो है 12 सीट रखा गया था नॉमिनेटेड मेंबर के लिए, और ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा इनका चयन किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो 12 मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो राजनीति में आने की उनकी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन सरकार को, इस देश को लगता है कि अगर वह सदन में आए तो सदन की भी गरिमा बढ़ेगी, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह एक प्रकार से मतलब पॉलिटिक्स से वो दूर रहना चाहते हैं। कोई जैसे साइंटिस्ट है तो उस राजनीति से क्या मतलब, कोई अगर खिलाड़ी है तो उसे राजनीति से क्या मतलब, कोई अगर बहुत बड़े बिजनेसमैन है उसे राजनीति से क्या मतलब। तो वह राजनीति के पटल पर भी अपना योगदान, अब जैसे कोई खिलाड़ी है तो अगर उसे राज्यसभा बुलाया जाए तो हो सकता है कि वह खेल से संबंधित कुछ अच्छे नियम जब बन रहे हों तो अपने वक्तव्य को दे। कोई अगर सिंगर है, कोई कलाकार है, कोई साहित्यकार है, तो हो सकता है साहित्य और कला के क्षेत्र में कोई नया बिल को लाए। तो जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, जो राजनीति से दूर हैं, उन्हें इसलिए सदन में बुलाया जाता है ताकि जिस भी वो फील्ड में है उससे संबंधित अगर कोई पॉलिसी, कोई चीज़ों, देखो हर एक चीज जो है ना, कह सकते हैं कि अपने अपने जो मेडिकल, चाहे कोई मेडिकल बैकग्राउंड के हों, आयुर्वेदा के हों, कुछ भी योगा से हों संबंधित, या कुछ भी ऐसे जो है ना, कह सकते हैं कि अपने अपने
फील्ड के एक्सपर्ट और उन्होंने राष्ट्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, वैसे लोगों को यहाँ जनप्रतिनिधित्व के तौर पे उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है नॉमिनेट करके, क्या ताकि क्योंकि वो किसी के अधीन ना रहें, अपना काम भी करते रहें और अपने कुछ मीनिंगफुल थॉट्स, कुछ विचार, कुछ अपने दर्शन जो है इस सदन को भी दे दे, ताकि कुछ नियम और कानून बनाने में जो है शायद उसका दूरगामी प्रभाव पड़े। ठीक है, ये चीज़ है। आगे लोकसभा, हम लोगों ने राज्यसभा के हाउस ऑफ द एल्डर्स के बारे में पढ़ लिया, अपर हाउस। अब हम लोकसभा, जो कि ओरिजिनल सभा कहा जाता है क्योंकि यह बिल ऑफ द पीपुल रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं और पूरी की पूरी कह सकते हैं ना कि जो सरकार मेजोरिटी में होती है, पूरी की पूरी शक्ति जो का केंद्र बिंदु है लोकसभा है। लोकसभा में मान लो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया जाता है तो वह सरकारें गिर जाती हैं। तो इसी लोकसभा को पावरफुल कह सकते हैं कि सदन के रूप में जाना जाता है, या शक्तियां इसकी अधिक है। कोई मनी बिल अगर पारित होना हो तो लोकसभा में ही सिर्फ पारित हो जाएगा। राज्यसभा में 14 दिन के लिए भेजा जाता है, कुछ अगर कमेंट करना है तो करो, नहीं तो पारित। पावरफुल सदन कहा जाता है इस लोकसभा को। आगे है फिक्स, इसमें भी फिक्स कर दिया गया था 552 मेंबर्स, लेकिन प्रेजेंट में 545 मेंबर ही सदस्य हैं, जिसमें कि 530 जो है राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आते हैं। और इसमें 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियंस। तो ये इसके कंपोजिशन रहे। ठीक है, आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, यह भी स्टेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनका जो चुनाव होता है ना वो डायरेक्टली होता है, और वो डायरेक्टली होता है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के जरिए, संसदीय क्षेत्र के जरिए। ठीक है, मतलब पूरे भारत देश को जो है डिवाइड कर दिया गया है 530 छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज में। क्लियर है, और उस कंस्टिट्यूएंसी से या इनका चुनाव होके और वहां से वो आते हैं, जनता के पास जाते हैं, डायरेक्ट वोट मांगते हैं, बताते हैं अपने सरकार के कार्यों को, सरकार के स्कीम्स को, किस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, सब अपनी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को, अपने मैनिफेस्टो को, आएंगे तो ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो वही डायरेक्ट टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के माध्यम से इनका चयन होता है, और वह चयन होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर के बाद। जो भी व्यक्ति, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, मतलब कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, कलर, जेंडर, सेक्स, रीजन, रिलीजन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। जो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, एबव 18 ईयर्स है, वह एक वोट डाल सकता है, और सभी एक वोट का इक्वल वैल्यू होगा। गरीब हो, अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, हम कह सकते हैं कि दिव्यांगजन हो या फिर फिट हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई इस रीजन से हो, कोई इस रीजन से हो, कोई जम्मू कश्मीर का हो, कोई केरल का, कोई अरुणाचल प्रदेश का हो, कोई कच्छ का, किसी भी रीजन से, सबका एक वोट डालने का सबको अधिकार है, और सबके वोटों का इक्वल वैल्यू होगा। वही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हाँ, 18 साल के बाद, पहले 21 साल था, अब 18 साल कर दिया गया। क्लियर है, ये डायरेक्ट चुनकर आते हैं, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत राज्यसभा का मेंबर का चुनाव कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी से भी इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह जो है वह विधि का निर्माण कर सकती है, वह प्रिस्क्राइब कर सकती है कि किस तरीके से जो है लोकसभा में जो है यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स का चयन होके आए। ठीक है, मतलब चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी एंड पार्लियामेंट इनेक्टेड। फिर पार्लियामेंट जो है एक बिल पारित करती है, यूटी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट। ठीक है, 1965 का एक बिल आता है, जिसके अंतर्गत जैसे आम लोगों का चुनाव होता है ना, जितने भी राज्य हैं, उसी प्रकार जो है जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें को भी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर। जैसे दिल्ली में 7 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, और जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, या फिर जिस भी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किसी भी राज्यों में जिस प्रकार से मेंबर चुने जाते हैं, उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के भी सदस्य का चयन होता है। नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें 2 मेंबर एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन मतलब एक प्रकार से वैसे जिसका प्रतिनिधित्व सही रूप से सदन में नहीं मिल पाता है, वैसे माइनॉरिटी विदेशी, मतलब एंग्लो इंडियन जो कि मतलब मोर और लेस
कह सकते हैं ना कि खैर ये प्रावधान तो उस समय रखा गया था आज़ादी के बाद 1960 तक ही, लेकिन यह 2020 में से खत्म कर दिया, कहते मतलब एक्सटेंड कर दिया गया, चलो 2020 तक रहने दो। एंग्लो इंडियन वैसे होते हैं ना कि जो विदेशी, जो भारत में, जो जैसे भारत में कह सकते हैं 200 साल तक ब्रिटेन रहा, तो मान लो कुछ ब्रिटिश के लोग यहाँ अगर रह रहे हैं या बस गए, ठीक है, कुछ फ्रेंच और पुर्तगीज या कुछ पारसी जैसे रह गए, तो मतलब उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिल सके, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे कंपोजिशन ऑफ द टू हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक, हम क्लियर पढ़ लिया। इसका स्ट्रेंथ 250 था, इसका स्ट्रेंथ 552 था, लेकिन वर्तमान में मात्र 245 मेंबर और इसके 545, जिसमें कि अपर हाउस में 12 नॉमिनेशन होता है, लोअर हाउस में मात्र 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम इसे यहीं सम करेंगे। इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.